नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आपको धनबाद से बता दें। टुंडी इलाके में आदिवासी महिला से गैंगरेप हुआ। तो धनबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां टुंडी इलाके में आदिवासी महिला से गैंगरेप हुआ है। 6 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। धनबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, टुंडी इलाके में आदिवासी महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 6 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। वहीं पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। झारखंड बंगाल की सीमा पर आर्मी इंटेलिजेंस को बड़ी सफलता मिली है। आर्मी इंटेलिजेंस की मदद से बंगाल पुलिस ने कोलकाता से गया आ रही महारानी एक्सप्रेस से 30 बम बरामद किए हैं। ये बम 2 बैग में रखे थे। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और पुलिस के मुताबिक बस में 2 काले रंग के बैग में बम रखा हुआ था और बैग में रिसीव करने वाले का नाम भी कागज में लिखकर रखा गया था। कोड नंबर भी एक पर्ची पर लिखा हुआ था। वहीं बमों की कीमत प्रति पीस 1000 रुपए लिखा हुआ था। पुलिस की माने तो बैग में 30 देसी बम रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर रांची में महंगे मोबाइल फोन की सबसे बड़ी चोरी हुई है। शातिर चोरों की टोली चमचमाता स्मार्टफोन झोलों में और थैलियों में भरकर भाग ले उड़ी और सीसीटीवी में उनकी करतूत कैद हो गई है। किसी के हाथ में झोला भर मोबाइल लटक रहा है तो किसी ने कंधे पर नए नवेले स्मार्टफोन से भरी बोरी उठा रखी है। लाखों रुपए के मोबाइल सेट से भरी गठरी लिए चोरों की ये टोली जगन्नाथपुर की गली से चुपचाप बढ़ी चली जा रही है। जब सुबह का उजाला फैला और रिशु टेलीकॉम का शटर खुला तो हर तरफ मोबाइलों के रंग बिरंगे लेकिन खाली डिब्बे बिखरे हुए थे। शातिर चोर चार्जर और मामूली हैंडसेट तो छोड़ गए, लेकिन एक एक रेक खंगाल कर सारे के सारे महंगे स्मार्टफोन झोलों में भर भर कर ले उड़े। सब डब्बा फेंका हुआ है नीचे, केवल मोबाइल खोल के ले गया है। सभी मोबाइल का डब्बा चार्जर वगैरह फेंका हुआ है। ऊपर से गेट तोड़ के ऊपर से चढ़ा है और रस्सी भी इस साइड से टंगा हुआ है। शातिर चोरों की टोली दुकान की छत पर चढ़ी, लोहे का गेट काटा और अंदर घुसे। फिर हर रेक पर सजा एक एक डब्बा खोला, उससे स्मार्टफोन निकाली और झोलों और थैलों में भर लिया। फिर मोबाइल से भरी थैलियां उठाई और बड़े मजे से चहलकदमी करते हुए ओझल हो गए। ये देखिए चोरों की टोली की परेड कैसे निकली है। चोर नंबर 2 के हाथ में मोबाइल से भरा थैला है तो उसके पीछे आ रहे चोर नंबर 4 ने कंधे पर स्मार्टफोन से भरा भारी भरकम झोला उठा रखा है। उसके ठीक पीछे 5वें चोर के हाथ में भी मोबाइल से भरा झोला दिख रहा है। अनुमानित कहना मुश्किल है, क्या है कि अब माइनस करके ही पता चलेगा नई महीना में कितना बिका। पिछले महीना का स्टॉक 40 लाख के आसपास का नुकसान जो भी हो अब तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अनुमान 30 प्लस निश्चित होगा। जगन्नाथपुर के मोबाइल शॉप से लाखों रुपए के हाईफाई स्मार्टफोन की चोरी ने सनसनी मचा दी है। पीड़ित दुकानदार सिर पीट रहा है तो सीसीटीवी वीडियो के जरिए रांची पुलिस उस शातिर गैंग को दबोचने की फिराक में है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इधर धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या मामले की जांच तेज होती जा रही है। गुजरात के गांधीनगर में मामलों में गिरफ्तार दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट पूरा हो गया है। वहीं फॉरेंसिक साइंस लैब में आरोपियों की ब्रेन मैपिंग भी हो रही है और आरोपी से पूछताछ के लिए सवालों की जो लिस्ट है वो भी तैयार कर ली गई है। नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की रिपोर्ट कुछ ही दिनों में आने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इन टेस्ट के बाद उत्तम आनंद की मौत मामले में कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। झारखंड के सभी नगर निकायों के चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे। कैबिनेट ने नगर पालिका संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी है और अब पुरानी व्यवस्था फिर से लागू होगी जो 2018 से पहले लागू थी। संशोधित एक्ट के अनुसार सरकार को मेयर या अध्यक्ष को हटाने का भी अधिकार मिल गया है। धनबाद, चास और देवघर नगर निगम समेत 14 नगर निकायों में चुनाव लंबित है।
यहां मई 2020 में ही चुनाव होना था, पर कोरोना के कारण टल गया। 14 में 6 नगर निकाय वैसे हैं जो हाल में बने हैं और वहां पहली बार चुनाव होने हैं। नगर के में 2018 से पहले नगर निकायों के चुनाव गैर दलीय आधार पर ही होते थे। 2018 में 34 नगर निकायों के चुनाव हुए हैं और 20 पर भाजपा का कब्जा हो गया है। कांग्रेस ने 3, झामुमो ने 3, आजसू ने 2 निकायों पर कब्जा जमाया है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को दलीय आधार पर खत्म करने की व्यवस्था की जेएमएम ने सराहना की। पार्टी ने कहा कि दलीय आधार पर चुनाव होने से तमाम लोकल बॉडी राजनीति का अखाड़ा बन गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि निकाय व्यवस्था को दलगत राजनीति से अलग किया जाए। वहीं बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में दलगत व्यवस्था खत्म करने के फैसले का विरोध किया और सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़क में से सदन तक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। देखिए, बहुत बेहतरीन फैसला है माननीय मुख्यमंत्री का और इस झारखंड सरकार का। एक नई सोच के साथ नगर निगम या नगर का जो भी और लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ राजनीति का अखाड़ा न बने। कुछ एक बेहतर सोच के साथ अगर हम दलगत भावना से ऊपर उठकर दलगत विचारधारों से प्रेरित होकर नहीं, एक आम आप बोल सकते हैं न्यूट्रल विचारधारा के तहत अगर हम उस शहर का जो जिम्मा जनता ने दिया है उसे संवारने का, सजाने का वो काम करें तो हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और इसी सोच के तहत राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। साथ ही जो अध्यक्ष होंगे, जो मेयर होंगे, जो डिप्टी मेयर होंगे, वो उनको हटाने का अधिकार भी राज्य सरकार को प्राप्त हो। देखिए, जब हार का डर सर चढ़कर बोलता है तो ऐसे ही नी जर्क रिएक्शन लिए जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने पिछले 20 महीने में कोई कार्य किया ही नहीं। उन्हें पता था कि दलगत आधार पर अगर नगर निकाय के चुनाव होंगे तो उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो वो हार के कलंक से बचने के लिए अब उन्होंने दलगत आधार पर चुनाव जो नहीं कराने का निर्णय लिया है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हम सदन से सड़क तक सभी जगहों पर इस निर्णय का विरोध करेंगे। लेकिन ये साफ दिखा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने दल पर, अपने सिंबल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। इसलिए वो दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराना चाह रही, क्योंकि उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले नगर चुनावों में क्लीन स्वीप करने वाली। बाबूलाल मरांडी ने नगर निकाय के चुनाव दलीय आधार पर नहीं कराने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे धन बल का इस्तेमाल बढ़ेगा। सरकार को इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की मौजूदा राजनीतिक स्थिति से अमित शाह को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने झारखंड आने का भी निमंत्रण दिया। बाबूलाल मरांडी से बात की संवाददाता अमितेश ने। बात करते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से। सर, झारखंड में जो नगर निगम के चुनाव हैं वो दलीय आधार पर अब नहीं होंगे। सरकार के इस फैसले को कैसे आप देखते हैं? जी, मैं तो कहूँगा कि सरकार ने यह गलत किया है फैसला, जो कि नगर पार्षद के अध्यक्ष और नगर निगम के मेयर या डिप्टी मेयर या नगर पार्षद के उपाध्यक्ष, ये दलीय आधार पर होना चाहिए, हो रहा था। और उसके पीछे का कारण है, इसका मतलब फिर से खरीद फरोख्त को मौका देना, अवसर देना। और फिर हमने कहा कि जिसके पास मनी पावर है, मसल पावर है, फिर चुनाव में वैसे ही लोग ही अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर, ये सब लोग बनेंगे। तो ये गलत है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। कल आपने मुलाकात की थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, क्या चर्चा हुई झारखंड के संगठन को लेकर के और आगे कैसे देखते हैं झारखंड के भविष्य को, खासतौर से बीजेपी के भविष्य को झारखंड में? देखिए, कल हम और राज्य के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, हम दोनों मिले थे और काफ़ी समय तक बैठ करके हम सब लोगों ने बात की, क्योंकि अमित शाह जी पार्टी के भी एक सीनियर लीडर हैं और साथ ही भारत सरकार में गृह मंत्री भी हैं। तो दोनों ही संगठन के विषय में भी हम दोनों ने बात की उनसे, और झारखंड आवे उसके लिए भी हम दोनों ने निमंत्रण उनको दिए हैं। और साथ में झारखंड की जो राजनीतिक परिस्थिति है, वर्तमान सरकार किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से तंत्र को एक टूल्स के रूप में उपयोग कर रही है, उपयोग नहीं, दुरुपयोग उसको कहते हैं। उपयोग करने के लिए तो सरकार बैठी है, लेकिन उसको कैसे दुरुपयोग कर रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के
हम दोनों ने उनसे बात किया, उन्होंने सभी बातों को सुना है। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं उस पर, क्योंकि पार्टी का विलय का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो देखती है, और उन्होंने विलय की अनुमति दे दी 2020 के 6 मार्च को ही उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया कि पार्टी विलय हो गया। इसकी सूचना विधानसभा को भी दे दी गई सब कुछ। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने दल बदल के तहत पहले तो सोमोटो उन्होंने केस दायर किया था विधानसभा अध्यक्ष ने। इसी से समझ में आता है किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया था सोमोटो। जब उसकी हम लोगों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया कि भाई आप सोमोटो नहीं ले सकते, तो हाईकोर्ट में लिखित दिया कि नहीं हम केस को विड्रॉ करते हैं। तब फिर 2-3 लोगों से उन्होंने 2-3 विधायकों से और 2-3 आउटसाइडर से उन्होंने एक एप्लीकेशन डलवाया कि नहीं ये 10 शेड्यूल का वायलेशन है, और उन्होंने सुनवाई जरूर किया। धन्यवाद। तो ये थे बाबूलाल मरांडी। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। इधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने हेमंत सरकार पर तंज कसा है। बोकारो में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार हाथी उड़ा रही थी, वहीं मौजूदा सरकार हाथी में बैठकर मदमस्त है। सरयू राय ने कहा कि हेमंत सरकार में भी खनिज संपदा से जुड़े मामलों पर गड़बड़ी हो रही है। एनजीटी के आदेश के खिलाफ लगातार बालू का अवैध खनन हो रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक सरकार हाथी उड़ा रही थी और एक सरकार हाथी पर बैठ के मदमस्त हो जाएगी, तो दोनों तो जनता को तो भोगना ही पड़ेगा ना। और ये सरकार है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कम से कम इतना है कि बात सुनते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, निर्णय पर पहुँचे। जाते मैं कहूँगा कि हमने कितने मामले इस सरकार में उठाया है, उन मामले में या तो सरकार बता दे कि मैं सही नहीं हूँ, और अगर मैं सही हूँ तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। झारखंड में आदिवासी दलितों के खिलाफ घटनाओं को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश प्रभारी ने चीरू-डी की घटना को लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि चीरू-डी इलाके में हाल ही में जाति के आधार पर 6 दलित परिवारों को घर से बेघर कर दिया गया। अधिकार के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और ये सरकार को चेतावनी देते हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति अत्याचार अन्याय करना बंद करे और उनका अधिकार को अधिकार दे। झारखंड में शिक्षा को लेकर सरकार के सारे दावे विफल नजर आ रहे हैं। भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने जो सर्वे किया है उससे आंकड़ों में ये खुलासे हुए हैं। सर्वे के मुताबिक स्मार्टफोन नहीं होने के कारण 17 जिलों में 85% स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर 5% बच्चे इंटरनेट के बारे में नहीं जानते हैं। और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के प्रमुख काशीनाथ चटर्जी ने बताया कि झारखंड के 17 जिलों में सर्वे किया गया। सर्वेक्षण के दौरान आदिवासी टोला, दलित टोला, मजदूर टोला, मुस्लिम टोला और ओबीसी टोला को चिन्हित किया गया। पूरे मुहिम टीचर और वॉलंटियर्स का एक कंबाइंड ट्रेनिंग कीजिए, और इसमें समुदाय का भी तो काम है। माने समुदाय का एक बहुत बड़ा लॉस है। अगर ये पढ़ाई से बच्चे वंचित होते हैं तो आने वाला 10 साल में इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। अभी भी तो ये कहता है ना कि आदमी हमको स्किल्ड लेबर नहीं मिलता है। गोड्डा सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीजों का सही से इलाज नहीं हो पा रहा। अस्पताल में मौजूदा डॉक्टर परेशान है और 36 डॉक्टरों की जगह पर मात्र 6 डॉक्टर ही कार्यरत है। अस्पताल प्रबंधन ने सरकार से डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति बढ़ाने की मांग की है। सदर अस्पताल में अभी डॉक्टरों की भारी किल्लत है। भारी किल्लत मतलब आप समझिए कि हमारे पास पोस्ट है 35 और उसके अगेंस्ट में मात्र 6 डॉक्टर हमारे पास हैं। पहले 9 थे, उसमें से 3 चले गए। 3 जो गए उनके बदले में हमें कोई डॉक्टर नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। ये तो लोकल लेवल पर हमारे सिविल सर्जन साहब ने कुछ डॉक्टरों को मुझे दिया है, तो किसी तरह खींच तान कर सदर अस्पताल का कार्य चल रहा है। गुमला सदर प्रखंड क्षेत्र के 500 गांव में उषा देवी के 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उषा अपने बच्चों के इलाज के लिए इन दिनों दर-दर भटक रही है। उषा के बेटे के शरीर में अकड़न रहता है, वो हमेशा मुट्ठी बांधे रहता है। बेटी खड़ा होने में लाचार थी, लेकिन अब ठीक हो रही है। उषा दोनों का इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में करवा रही है, लेकिन कुछ बेहतर ठोस परिणाम नहीं दिख रहा है। उषा को अब किसी फरिश्ते का इंतजार है जो उसके बेटे को ठीक करने में मदद करे।
दोनों को एक ही बीमारी का लक्षण है। जो पहला जो है उसमें सेरेब्रल पाल्सी का पूरा लक्षण है, जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन में कोई नर्व है, नर्व डैमेज हो जाते हैं, उससे सेरेब्रल पाल्सी हो, जिसका असर पूरा शरीर पर दिखाई पड़ रहा है। दूसरा बच्चा को उसको बर्न भी है, जिसकी वजह से उसको पैर जल गया था और उसका डिफॉर्मिटी हो गया, लेकिन वो भी सेरेब्रल पाल्सी से ही ग्रसित है। आपदा की घड़ी में अब सिमडेगा को एनडीआरएफ की टीम का राहत और बचाव कार्य के लिए इंतजार नहीं करना होगा। अब आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन के पास अपनी टीम होगी। प्रशासन की पहल पर रांची से आई एनडीआरएफ की टीम जिले के 40 युवाओं को फंती नदी और डैम से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की ट्रेनिंग दे रही है। दरअसल सिमडेगा में फ्लैश फ्लड की घटना कई बार हो चुकी है, जिसमें एनडीआरएफ की टीम के मौके पर पहुंचने तक जान सांसत में अटकी रहती है। सिमडेगा में 3 बड़े डैम, दर्जनों छोटे डैम और कई नदियां हैं, जिसमें अक्सर लोग जाते रहते हैं। ऐसे में हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम की ओर से सिमडेगा के युवाओं को ट्रेनिंग देकर अपना एक टीम तैयार करने की पहल की है, जिससे आपदा के वक्त समय पर सहायता पहुंचाई जा सके। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि कुछ फ्लैश फ्लड की यहाँ पर बरसात के दिनों में संभावना बनी रहती है, और साथ ही पानी की अधिकता होने के कारण कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी हैं जिससे लोग डूब गए हैं। तो इस परिस्थिति में जिला प्रशासन के द्वारा यह पहल की गई है कि एनडीआरएफ टीम के द्वारा यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति हैं, तैराक हैं, उनको प्रशिक्षण दे करके इनके द्वारा और कुशल बना दिया जाए, ताकि ऐसी कोई भी आपदा घटित होती है तो उसमें तुरंत जान माल की क्षति होने से बचाया जा सके। प्रशिक्षण दिया जाना है। एक तो हम अपने बोट, इन्फ्लेटेबल रबड़ाइज बोट, इसको खोलना, जोड़ना, इसको चलाना, और फिर जो विक्टिम पानी में डूबते हैं उनको कौन कौन तरीकों से बचाया जाए, उसका प्रशिक्षण देना है इन्हें। कोविड के खिलाफ लड़ाई पूरा देश एक है, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि बिहार के बगहा से आई रिपोर्ट ये कहती है। यकीन मानिए, टीकाकरण अभियान की कामयाबी के लिए जिस तरह से आशा वर्कर्स संघर्ष कर रही हैं, उनकी मेहनत देखकर आप भी यही कहेंगे। ये हौसला ना तो इन रास्तों पर चलकर उम्मीदों का टीका कतई अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। सड़क का नामो निशान नहीं है, लेकिन यहाँ लोग इसे दलदल को सड़क के नाम से जानते हैं, जिस पर चलने की नाकाम कोशिश में काफी देर से ये भारी भरकम ट्रैक्टर दलदल के बीच फंसा हुआ है। ड्राइवर ने इंजन का पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन ट्रैक्टर का पहिया है कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रैक्टर की पिछली ट्रॉली पर सवार आशा दीदियां दम साध कर बैठी हैं कि इस दलदल से निकले तो आगे का सफर जारी हो। अचानक हिचकोले खाती ये ट्रैक्टर कीचड़ में लथपथ होकर किसी तरह बाहर निकल जाती है, और इस तरह आशा दीदियां अपने आगे के सफर पर रामनगर के उस दोन इलाके की तरफ बढ़ती चलती हैं, जिसे सैलाब ने इन दिनों टापू बना दिया है। हालांकि बगहा में टीकाकरण के लिए निकली आशा दीदियों के रास्ते में मुश्किलें हजार हैं, लेकिन फिर भी बिहार के बगहा में उम्मीदों का टीकाकरण बेरोक टोक जारी है। हमारे जो टीकाकर्मी हैं उनको पैदल ट्रैक्टर छोड़ करके पैदल कीचड़ होते हुए पार करना पड़ा है जंगल। तो किसी तरह से हम लोग पहुंच गए हैं वहाँ और काम शुरू कर दिया है। ये कोई एक रोज की बात नहीं है। जब से बरसाती नदियों ने उफान मारा है, तभी से बगहा के सैकड़ों गांव ऐसे ही टापू बने हुए हैं, जहां तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन कोविड वैक्सीन के टीके का इंतजार हर किसी को है, जिसे पूरा करने के लिए ऐसे ही आशा दीदियां हर मुश्किलों और परेशानियों से जूझकर गांव तक पहुंच रही हैं और लोगों को टीका दे रही हैं। काम शुरू कर दिया है। लगभग 4000 डोज वहाँ भेजा गया है पूरे जोन के लिए। तो हो सकता है आज नहीं पूरा होगा तो रह जाएगा, लोग पर आएगा। घने जंगल से घिरे बगहा के इस इलाके में जंगली जानवरों की भी भरमार है। रास्ते ऐसे हैं कि कदम रखना मुश्किल है, फिर भी उम्मीदों का दिया जलाने की मुहिम लिए बगहा की आशा दीदियां
इन कठिन रास्तों पर हर रोज चलकर आगे बढ़ी चली जा रही हैं। उम्मीद है हौसले का ये सफर आगे भी जारी रहेगा और कोविड के खिलाफ जीवन रक्षा की ये मुहिम यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। बिहार के बगहा से मुन्ना राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क।